सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लकार पढ़ा था। लकार के 10 प्रकारों के नाम जाने थे और साथ में लट लकार के रूप हमें किस प्रकार से चलाने हैं वह समझा था। मैंने पिछली कक्षा में एक बात कही थी कि इस कक्षा में हम लोग जानेंगे पहले कि धातुएं हमारे यहां 2 प्रकार की मानी गई, आत्मनेपद और परस्मैपद। यह आत्मनेपद और परस्मैपद में किन धातुओं को हम आत्मनेपद मान लें, कौन सी धातुओं को परस्मैपद मान लें, इस बात को लेकर के लोगों के मन में एक बड़ा भ्रम सा हो जाता है। यद्यपि व्याकरण का अर्थ ही है भ्रम को दूर करने का, व्याकरण का उद्देश्य ही भ्रम को दूर करना है, तथापि हम न समझने के कारण अपने मन में भ्रम पाल लेते हैं और कुछ भ्रम हमारे गुरुजनों के कारण भी कई बार हो जाता है। यद्यपि वह भ्रम जिसको हमने स्वयं पाल रखा है और दोष किसी और का देते हैं क्योंकि हमने कभी उस पर अपना दिमाग नहीं लगाया। तो हम लोग चलते हैं परस्मैपद और आत्मनेपद की ओर। परस्मयी और आत्मनी, हम दोनों शब्द के अर्थों को यदि समझ लें तो धातु को समझना कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। पर शब्द का चतुर्थी विभक्ति का एक वचन शब्द है परस्मयी। पर शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन, और परस्मय शब्द का जो अर्थ लिया जाता है, वो चतुर्थी विभक्ति का जो अर्थ लिया जाता है, क्षम्यताम, वह लिया जाता है के लिए। तो परस्मय का अर्थ हुआ दूसरे के लिए, और आत्मन शब्द का जो अर्थ है, आत्मन माने स्वयं, खुद, और इसीलिए आत्मन से ही अस्मत् बना, अपने लिए। तो आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति है आत्मने। आत्मा, आत्मानहु, आत्मानः रूप पढ़ लेंगे तो चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में पहुंच जाएंगे। तो आत्मानम आत्म शब्द है और आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, अर्थात स्वयं के लिए। तो आत्मने पद और परस्मय पद की क्रियाओं का अर्थ क्या है, धातुओं का अर्थ क्या है? तो ऐसी धातुएं जो स्वयं के लिए हों, स्वयं के लिए हों मतलब स्वयं के शरीर पर हों। सामान्यतः हम तो यही कहेंगे कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है अपने लिए करता है। पढ़ता है तो पढ़ना भी स्वयं के लिए होता है, खाता है तो खाना भी स्वयं के लिए होता है, और इसलिए इन सबको हमें आत्मनेपद समझना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। तो परस्मय और आत्मने का, आत्मने शब्द पद का जो अर्थ है स्वयं के लिए, किंतु स्वयं के लिए मतलब ऐसी क्रियाएं जो करने वाले के, कर्ता के स्वयं के शरीर पर घटित होती हैं और उसका जो परिणाम है वह परिणाम भी उसको स्वयं ही भोगता है, ऐसी क्रियाएं आत्मनेपद हैं। ऐसी धातुएं आत्मनेपद हैं जो कर्ता के खुद के शरीर पर घटित होती हैं और इसके बाद उसका जो फल है वह स्वयं कर्ता ही भोगता है।
उसका फल कर्ता को ही मिलता है। उदाहरणार्थ, हम भोजन करते हैं तो भोजन तो शरीर के पोषण के लिए करते हैं, ठीक है, परंतु समाप्ति भोजन की होती है। मतलब हमारी खाने की जो क्रिया है, उस खाने की क्रिया का प्रभाव हमसे पहले उस भोजन पर पड़ता है, वह समाप्त हो जाता है। और इसलिए हम खाने की क्रिया को परस्मय पद कहेंगे, आत्मनेपद नहीं कह सकते। किंतु यदि यह कहा जाए कि लड़का बढ़ता है, बड़ा होता है, तो बड़े होने की जो क्रिया है उसका जो प्रभाव है वह बड़े होने वाले व्यक्ति के खुद के शरीर पर है। वह खुद के शरीर से बड़ा होता है और उसका जो भी प्रभाव पड़ता है, शक्ति का बढ़ जाना या साइज का बढ़ जाना, वह उसके खुद के शरीर पर ही होता है। अतः जो बढ़ने की क्रिया है उसको हम आत्मनेपद कहेंगे। इस प्रकार से जो अन्य भी क्रियाएं हैं, जैसे मरना, अब जो भी मरना क्रिया है या मरने की क्रिया जो करता है, तो मरने की क्रिया उसके खुद के शरीर पर होती है और उस क्रिया का जो परिणाम होता है वह भी उसको खुद को ही मिलता है। तो ऐसी क्रियाएं जो करने वाले के स्वयं के शरीर पर घटित हों और उनका परिणाम भी कर्ता स्वयं ही भोगे, ऐसी क्रियाओं को आत्मनेपद क्रियाएं कहते हैं। और ऐसी क्रियाएं जो करने वाला किसी और के ऊपर करता है, उसका प्रभाव हो सकता है कि उसको भी मिले, परंतु उससे पहले किसी और को भी मिलता है, ऐसी क्रियाएं परस्मय पद की क्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी को मारते हैं अगर, तो मारने की क्रिया जो है, क्रिया तो हम कर रहे हैं, पर उस क्रिया का जो फल है, जो दर्द है, वो सामने वाले के ऊपर जाता है जिसको पीटा जा रहा है। बाद में हो सकता है कि हमको भी जेल जाना पड़े, वो अलग विषय है, पर हमसे पहले उस क्रिया का प्रभाव किसी और पर पड़ गया। और इसलिए ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव हमसे पहले यानी करने वाले से पहले किसी और पर पड़ता है, ऐसी क्रियाएं परस्मय पद क्रियाएं हैं। और वे क्रियाएं जिनका प्रभाव करने वाले के स्वयं के शरीर पर होता है, यानी कर्ता के स्वयं के शरीर पर होता है, ऐसी क्रियाएं आत्मनेपद क्रियाएं होती हैं। एक बार फिर से, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव किसी अन्य पर पड़े वे परस्मय पद, और वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता के स्वयं के शरीर पर पड़े वह आत्मनेपद क्रियाएं हैं। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कुछ अपवाद मिलते हैं, तो इसलिए हमें उन अपवादों को समझने के लिए पाणिनि व्याकरण का जो गण विभाजन है, उस गण विभाजन को पढ़ना पड़ेगा और उस गण विभाजन के आधार पर ही हम मूलतः निर्णय कर पाते हैं कि यह क्रिया परस्मय पद की है अथवा आत्मनेपद की। सामान्य विभाजन के लिए मैंने आपको नियम बता दिया है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लकार में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लट लकार यानी वर्तमान काल पढ़ा था, जिसमें तीता अंति सीता था आमिया वह अमह परस्मय पद के रूप पढ़े थे। ते इते अंते से इते अद्वे ए आवहे अमहे आत्मने पद के रूप पढ़े थे। अब हम लोग एक लकार और पढ़ लेते हैं, लंग लकार यानी भूतकाल। तो लंग लकार भूतकाल पढ़ने के लिए हम लोग आते हैं स्क्रीन की तरफ
और आगे के लकार हो सकता है कि इस वीडियो में आपको ना मिल पाए, उसके लिए हमें आगे कोई और अन्य वीडियो बनाना पड़े, तो उसके लिए हम लोग वैसे तो प्रयास करते हैं कि आप तक पहुंचे और इसके लिए शेयर भी करते हैं, पर यह जिम्मेदारी आपके मित्र की है कि वह आप तक अगला वीडियो पहुंचाए, और कुछ जिम्मेदारी हमारी खुद की है कि हम चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे आने वाला जो वीडियो है वह आप तक स्वयं पहुंच जाता है, और उससे आपको केवल इतना ही नहीं, केवल लकार ही नहीं, अभी हम लोग आगे कारक पढ़ेंगे, संधि समास अव्यय प्रत्यय पढ़ेंगे, उपसर्ग पढ़ेंगे। तो अभी तो व्याकरण की शुरुआत है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो आइए चलते हैं लंग लकार के लिए स्क्रीन की तरफ। तो लंग लकार भूतकाल परस्मै पद। यहाँ पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, अआव, अआम। यहाँ पर हम देख रहे हैं अ और ता के बीच में खाली स्थान दिख रहा है। इसी प्रकार से अ और ताम के बीच में भी खाली स्थान दिख रहा है। हर सभी वचनों में, सभी पुरुषों में अ के बाद में खाली स्थान और फिर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ हम जिस शब्द का या जिस धातु का रूप बनाना चाहते हैं वह धातु बीच में लिखी जाएगी और रूप अपने आप तैयार हो जाएगा। यथा अ तो यहाँ पठ धातु का रूप मान लें हमें बनाना है, तो पठ को बीच में लगाएंगे तो अपठत, अपठताम, अपठन। इसी प्रकार से वद का रूप बनाना है तो वद को बीच में लिख देंगे और रूप बनेगा अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। इसी प्रकार से हस का रूप बनाना है अहसत, अहसताम, अहसन, अहसह, अहसतम, अहसत, अहसम, अहसाव, अहसाम। इस प्रकार से हम जिस भी धातु का रूप बनाना चाहें उस धातु को बीच में लिख करके हम आगे का रूप बना सकते हैं लंग लकार यानी भूतकाल में। अब इसी प्रकार से यह रूप परस्मै पद का था। अब आत्मनेय पद की यदि बात करें तो लंग लकार भूतकाल आत्मनेय पद। इससे पहले ही हम लोग परस्मै पद और आत्मनेय पद में क्या अंतर है वह जान चुके हैं, इसलिए सीधे मैं रूप की तरफ बढ़ता हूँ। पुरुष एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष अत, अएताम, अअंत, अथाह, अएथाम, अध्वम, अए, अआवहि, अआमहि। जिस भी धातु का रूप बनाना है उस धातु को बीच में लिख करके और हम रूप बना सकते हैं। लभ धातु है अलभत, अलभेताम, अलभंत, अलभथाह, अलभेथाम, अलभध्वम, अलभे, अलभावहि, अलभामहि। इसी प्रकार से वृद्ध धातु अवर्धत, अवर्धेताम, अवर्धंत, अवर्धथाह, अवर्धेथाम, अवर्धध्वम, अवर्धे, अवर्धावहि, अवर्धामहि। हम जिस भी धातु का रूप चाहें बना सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। जैसे मृ धातु मरने के अर्थ में, या सेव धातु सेवन करने के अर्थ में, अथवा
वृत्त धातु होने के अर्थ में। इसी प्रकार से अन्य किसी भी धातु का रूप हम इसमें से बना सकते हैं। अब अगली कक्षा में हम लोग लिट लकार पढ़ेंगे, भविष्यकाल। तब तक के लिए धन्यवादाः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।